मैं अमित तोमर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल आईएएस ज्योग्राफी बाबा पर, जहां हम लोग चर्चा कर रहे हैं आगामी यूपी पीसीएस मेंस की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए पेपर फर्स्ट के अंतर्गत भूगोल विषय पर पूछे जाने वाले प्रश्नों पर संभावित प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं। इसी के अंतर्गत हम लोग पेपर 6 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के भूगोल से पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों पर भी चर्चा कर रहे हैं और जल्द ही हम लोग पेपर थर्ड के अंतर्गत पर्यावरण पारिस्थितिकी एवं आपदा प्रबंधन जैसे विषय पर पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। अभी तक हम लोगों ने पेपर फर्स्ट के अंतर्गत जो विश्व और भारत के भूगोल के सिलेबस से संबंधित विषय है के अंतर्गत हम लोग चर्चा की। पिछले अपने वीडियो के माध्यम से कई महत्वपूर्ण टॉपिकों पर हम लोगों ने चर्चा की, जिसमें हम लोगों ने वैगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत भी देखा। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत हम लोगों ने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के संदर्भ में भी बात की। आज का क्या महत्वपूर्ण टॉपिक है? आज ऐसा कौन सा टॉपिक है जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्व, आज जो नेक्स्ट टॉपिक है महत्वपूर्ण, वह है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इनर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। इस पर हम लोगों की चर्चा आज होगी, या इस पर पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों पर मैं आज आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा। आप लोगों ने भूगोल विषय का अध्ययन जब सामान्य अध्ययन के अंतर्गत किया होगा तो आप लोगों ने इस टॉपिक को पढ़ा होगा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। जी हाँ, और जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर बात होती है तो कई महत्व प्रश्न भी बनते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में कई अलग अलग तरह से प्रश्नों को पूछा जा सकता है, क्योंकि आप लोगों ने जब इस टॉपिक को पढ़ा होगा तो एक तो संरचना पर टिप्पणी आप लोगों ने पढ़ी होगी, फिर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के परतों के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, और फिर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का ज्ञान हमें किस प्रकार से भूकंपीय तरंगों के माध्यम से प्राप्त होता है, इस पर भी आप लोगों ने अध्ययन किया होगा। तो अलग अलग तरीके से एक ही विषय में आप लोगों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक ही टॉपिक पर कई अलग अलग तरीके से प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो आइए बिल्कुल समय नहीं गंवाते, सीधे मुद्दे पर आते हैं, देखते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर टिप्पणी करें। अब होता क्या है कि ये प्रश्न जब आपसे पूछा जाएगा तो आपके दिमाग में एक बात आएगी, क्या कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर टिप्पणी की बात कर रहा है, तो यानी कि हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के परतों के बारे में बताना है। जी नहीं, यहाँ उसने इस तरीके की कोई बात नहीं। यहाँ पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर खाली टिप्पणी आप लोगों से करा रहा है, यानी उसके बारे में पूछ रहा है, ना कि उसके परतों का वर्गीकरण करा रहा है। अब बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देखेंगे और सीधे लिखना शुरू कर देंगे, क्या कि भूपरपटी होती है, मेंटल होता है, कोर होता है, ठीक है ना, ऊपरी मेंटल होता है, इनर मेंटल होता है, आउटर कोर होता है, इनर कोर होता है, और इन सब चीजों को लिखना शुरू करेंगे, जबकि उसने सिर्फ साधारण सा आपसे प्रश्न पूछा है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर टिप्पणी कीजिए। तो अब इस प्रश्न का उत्तर हमको कैसे लिखना है, क्या करना है, इसी तरीके के प्रश्न जहां क्या पूछ रहा है, डिमांड क्या है, उस पर क्या लिखना है, इस पर चर्चा करने के लिए मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित होता हूं। तो अब अगर ये क्वेश्चन है तो इस पर हम लोग क्या बात करें, तो हम लोग इसके इंट्रो में क्या लिखें और फिर इसको कैसे टिप्पणी में कैसे एक्सप्लेन करें, इसको समझना है। तो जब आप लोगों ने यह विषय पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जो ज्ञान है, यह ज्ञान हमें प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष स्रोतों से प्राप्त होता है। लेकिन प्रत्यक्ष स्रोतों के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक संरचना का ज्ञान अत्यधिक सीमित है, जबकि अप्रत्यक्ष स्रोतों से ही पृथ्वी के आंतरिक संरचना का ज्ञान वृहद रूप से हमें प्राप्त होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी तक ऐसे किसी भी उपकरण का आविष्कार नहीं हो पाया है जिसके माध्यम से हम पृथ्वी के आंतरिक भाग का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से कर पाए। अतः पृथ्वी के आंतरिक संरचना का ज्ञान अप्रत्यक्ष प्रमाणों पर आधारित है, क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भागों में प्रत्यक्ष रूप से देख पाना संभव नहीं है। अतः अप्रत्यक्ष स्रोतों में भी हम लोग किस किस तरीके से अध्ययन करते हैं। क्या प्रत्यक्ष स्रोतों से बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन किस तरीके से आंसर लिखना है इसको आप लोगों को समझना होगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक। तो हम लिखेंगे क्या इंट्रो में? हम इंट्रो में लिखेंगे कि पृथ्वी की
आंतरिक संरचना का ज्ञान आंतरिक संरचना का ज्ञान हमें प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष स्रोतों से प्राप्त होता है। प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष से प्राप्त होता है। से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष स्रोतों से प्राप्त होता है, लेकिन प्रत्यक्ष स्रोतों के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक संरचना का ज्ञान अत्यधिक सीमित है। लेकिन प्रत्यक्ष स्रोतों से प्राप्त पृथ्वी की आंतरिक संरचना का ज्ञान का ज्ञान अत्यधिक सीमित है। क्या है? अत्यधिक सीमित है। क्यों है ऐसा? क्योंकि अभी तक किसी भी ऐसे उपकरण का आविष्कार नहीं हो पाया है कि जो सीधे पृथ्वी के अंदर डाल के और पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचाकर हम उससे ज्ञान प्राप्त कर सके। तो हम कहेंगे अतः पृथ्वी के आंतरिक संरचना का ज्ञान अप्रत्यक्ष प्रमाणों पर आधारित है। अतः पृथ्वी की आंतरिक संरचना का ज्ञान का ज्ञान अप्रत्यक्ष पर आधारित है। अप्रत्यक्ष पर आधारित है। आई होप यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि मैं आप लोगों से क्या कह रहा हूं और किन चीजों पर आप लोगों से बात कर रहा हूं। अब यही ही आप लोगों को लिखना होगा कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना के ज्ञान के स्रोत कौन से हैं। तब आप ऐसे करके लिखोगे आगे, पृथ्वी के आंतरिक संरचना के ज्ञान ज्ञान के, फिर से कह रहा हूं, यहां पर भूपर्पटी मेंटल इन सब को लिखना मत शुरू कर देना। खाली टिप्पणी कराई है उसने। अगर उसे आंतरिक संरचनाओं के बारे में पूछना है तो पूछेगा कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में मौजूद विभिन्न परतों पर उल्लेख कीजिए, तब प्रश्न ऐसा होगा। कहीं आप उसमें उन सारी चीजों को लिखना शुरू कर दें, आपका प्रश्न का उत्तर भटक जाएगा। तो अब यहां पर आप लोग एक तरफ लिखेंगे प्रत्यक्ष स्रोत, प्रत्यक्ष, और एक तरफ लिखेंगे अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष स्रोत। अब प्रत्यक्ष स्रोत के अंतर्गत कौन कौन से, जैसे खनन की क्रिया, पृथ्वी के भूभाग पर खनन की क्रियाएं बहुत बड़े स्तर पर होती हैं, जिससे पृथ्वी के आंतरिक भाग में मौजूद चट्टानों के बारे में हमें पता चलता है। दूसरा, तेल के कुओं की खुदाई। तीसरा, महासागरीय खुदाई परियोजनाएं। यह सब प्रत्यक्ष स्रोत के अंतर्गत है। इसके अंतर्गत है, प्रत्यक्ष स्रोत के अंतर्गत है। क्या है? पहला, खनन क्षेत्र। दूसरा, तेल के कुएं की खुदाई।
तीसरा महासागरीय निक्षेपों के प्राप्ति के लिए खुदाई। आदि। अब अप्रत्यक्ष स्रोतों के अंतर्गत क्या आएगा? आएगा तापमान में अंतर, घनत्व में अंतर, दाब में अंतर, ज्वालामुखी क्रियाएं, भूकंपीय तरंगे, यह सब अप्रत्यक्ष स्रोत के अंतर्गत आएंगे। तापमान में अंतर, दूसरा घनत्व में अंतर, तीसरा दाब में अंतर, चौथा ज्वालामुखी क्रियाएं, भूकंपीय तरंगें, आदि। ये सब अप्रत्यक्ष स्रोत हैं जिनके माध्यम से हम लोगों को पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जानकारी प्राप्त होती। अब इनको थोड़ा थोड़ा आप लोग क्या करेंगे कि एक्सप्लेन करेंगे। जैसे प्रत्यक्ष स्रोत की बात आएगी तो आप लिखेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी के ऐसे स्रोत जिन्हें हम देखकर जानकारी प्राप्त कर सके प्रत्यक्ष स्रोत कहलाते हैं। जैसे ये आ गया तीनों। और इनको जैसे पहला आया तेल या खनन क्षेत्र की चट्टानें, मतलब हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के खनिजों से युक्त चट्टानें पाई जाती हैं। इन चट्टानों के खनन से पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी प्राप्त होती है। दक्षिण अफ्रीका में सोने की खदानों को खोदकर लगभग 4 किलोमीटर तक गहराई की जो है क्या किया गया है, खनन किया गया है। ये आ जाएगा। अब तेल के कुएं की खुदाई, तो खनिज तेल व प्राकृतिक गैसों को प्राप्त करने के लिए पृथ्वी के आंतरिक भाग में खुदाई की जाती है, जिससे पृथ्वी के आंतरिक जानकारी प्राप्त होती है। विश्व का सबसे गहरा कुआं कैलिफोर्निया में खोदा गया है, हालांकि मरमांस बंदरगाह के पास भी रशिया में भी खोदा गया है। क्लियर है। तीसरा महासागरीय निक्षेपों की प्राप्ति या कहें महासागरीय खुदाई परियोजना, तो विश्व के अनेक वैज्ञानिकों ने मिलकर पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रयास किया है। इसी कारण से प्रवेधन परियोजना या इंटीग्रेटेड ओशनिक ड्रिल प्रोजेक्ट, आपको पता ही है आजकल ओशनिक ड्रिल प्रोजेक्ट खूब बड़े स्तर पर चल रहे हैं, जिससे महासागरों के आंतरिक भाग में मौजूद खनिजों की प्राप्ति की जा सके। तो यह प्रारंभ हुआ, जिससे प्राप्त चट्टानों के अध्ययन से पृथ्वी के आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त होती है। फिर अप्रत्यक्ष स्रोतों के अंतर्गत आप लोग क्या लिखोगे? आप कहोगे अप्रत्यक्ष स्रोतों से तात्पर्य ऐसे स्रोतों से है जिसे हम पूर्णतः अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, अर्थात इसमें पदार्थों के गुणधर्म या विश्लेषण के आधार पर जानकारी प्राप्त की जाती है। जैसे अब आ जाएगा यहाँ पे तापमान में अंतर। पहला तापांतर, यानी तापमान में अंतर से क्या आशय है? तापमान में अंतर से आशय है कि जैसे हम पृथ्वी की भूपर्पटी से या पृथ्वी के ऊपरी भाग से जब हम पृथ्वी के केंद्र की ओर जाते हैं, तो जैसे जैसे गहराई में जाते हैं वैसे वैसे तापमान में वृद्धि होती है। प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर जाने पर तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हो जाती है। तो तापमान में होने वाली यह वृद्धि दर्शाती है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में एक जैसे जो है संसाधन या एक जैसे प्रकार की पृथ्वी नहीं है। यह वृद्धि घनत्व में होने वाली वृद्धि, दाब में होने वाली वृद्धि व रेडियो सक्रिय पदार्थ जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है, उन पदार्थों के स्वतः विघटन से होने वाले या प्राप्त होने वाले ऊर्जा, स्वतः विघटन से प्राप्त होने वाले ऊर्जा के कारण यह तापांतर हम लोगों को दिखाई देता है। दूसरा आ जाए कि घनत्व में अंतर। तो हम लोग यह जानते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जैसे जैसे हम लोग जाते हैं, यानी भूपर्पटी से जैसे जैसे पृथ्वी के केंद्र की ओर हम लोग बढ़ेंगे, वैसे वैसे पृथ्वी के आंतरिक भागों में जाने पर पृथ्वी की परतों का दबाव पड़ने लगता है, जिससे घनत्व में वृद्धि होती जाती है। क्या होती जाती है? घनत्व में वृद्धि। जैसे जैसे हम कहेंगे कि भूपर्पटी का जो घनत्व है वो 2.67 है, और स्थलीय भूभाग का, और अगर कहेंगे महासागरीय भूपर्पटी का, तो वो 3.1 के जो है समथिंग है।
इस पर हम लोग बात करेंगे, ये चीज लिखेंगे। फिर बात आती है दाब में अंतर। दाब के अंतर के माध्यम से हमें किस तरीके से पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी प्राप्त होती है। तो पृथ्वी की सतह के नीचे जाने पर या पृथ्वी के सतह से केंद्र की ओर जाने पर तापमान के समान ही दबाव में भी वृद्धि होती जाती है। प्रारंभ में अधिक दबाव का कारण जो है वह घनत्व को माना गया, लेकिन फिर आगे चल के नए स्रोतों से पता चला कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में बढ़ने से दाब बढ़ने का कारण है पृथ्वी के आंतरिक भाग में मौजूद भारी तत्वों की उपस्थिति। तो ये आंतरिक भाग। अब ज्वालामुखी क्रियाएं। तो ज्वालामुखी क्रियाओं से निकलने वाले पदार्थों, ज्वालामुखी क्रियाओं से विभिन्न प्रकार की गैसें, विभिन्न धूल कण, जलवाष्प, लावा आदि पृथ्वी की सतह पर आ जाते हैं, जिससे पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। क्योंकि ज्वालामुखी से निकला हुआ लावा का क्या किया जाएगा, परीक्षण किया जाएगा, उसके माध्यम से हम लोगों को पता चल जाएगा। क्लियर है। ऐसे ही भूकंपीय तरंगे, जो कि वर्तमान समय में भूकंप विज्ञान के माध्यम से ही पृथ्वी के आंतरिक भाग की एक सटीक, एक अच्छी जानकारी हम लोगों को प्राप्त होती है। ठीक है ना। तो जिसके अंतर्गत पी तरंगे, एस तरंगे व एल तरंगे जो हैं, उनके संचरण और उनके उद्गम क्षेत्र से भूपर्पटी की ओर आने पर उनके मार्ग, गति एवं दिशा में परिवर्तन पृथ्वी के आंतरिक भाग की चट्टानों की विभिन्नता के बारे में बात करती है, या उनके बारे में हमें पता चलता है। तो भूकंपीय तरंगों पे ये हो जाएगा। तो इस प्रश्न के अंतर्गत आप लोगों को केवल आंतरिक संरचना पर टिप्पणी करनी है, ना कि आप लोग लेकर बैठ जाएं पूरा का पूरा क्या कि साहब लाओ अब तो हम छोड़ेंगे ही नहीं, अब हम लिख के दिखाते हैं कि भूपर्पटी क्या होता है, हम लिख के दिखाते हैं कि मेंटल क्या होता है। इस तरीके की चीज अगर आप करेंगे तो आपका जो आंसर है वह प्रश्न के अकॉर्डिंग नहीं होगा, और जब प्रश्न के अकॉर्डिंग नहीं होगा तो फिर आपको स्वाभाविक रूप से। आइए अब हम लोग अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि इसी टॉपिक से संबंधित दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार का होगा। तो आइए जरा, अब देखिए क्या कह रहा है, पृथ्वी के आंतरिक भाग की विभिन्न परतों का विवरण कीजिए। अब हम लोगों को यहां पर बात करनी है, समझ में आया। अब हम लोगों को यहां पर बात करनी, और जब हम यहां बात करेंगे तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में मौजूद ऊपरपट्टी पर भी चर्चा होगी, मेंटल पर भी चर्चा होगी, और कोर पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम लोग यह जानते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का मॉडल सर्वप्रथम एडवर्ड स्वेस महोदय ने प्रस्तुत किया था, और उन्होंने कहा कि पृथ्वी के आंतरिक भाग या पृथ्वी की जो संरचना है वह 3 परतों से मिलकर बनी है। ऊपरपट्टी से यानी कि क्रस्ट से, दूसरा मेंटल यानी प्रवर से, तीसरा कोर यानी क्रोड से मिलकर बनी हुई। तो अब हम इस प्रश्न के इंट्रो में क्या लिखेंगे, तो हम कहेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना का आंतरिक संरचना का मॉडल सर्वप्रथम एडवर्ड स्वेस महोदय ने प्रस्तुत किया था। प्रस्तुत किया था। के अनुसार, के अनुसार अब आपको एक फिगर बनाना होगा जो इन्होंने बात की। क्या आप ऐसे करके एक फिगर बनाएंगे, आप इसे कहेंगे कि साहब इसको इन्होंने कहा भूपरपटी, भूपरपटी यानी क्रस्ट, और इसकी इन्होंने मोटाई कहा 0 से 35 किलोमीटर। फिर यह जो बीच वाला भाग आप लोगों को दिखाई दे रहा है यह है मेंटल, जिसके बारे में इन्होंने कहा कि इसकी गहराई है
100 किलोमीटर से लेकर या 35 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर। और फिर यह पृथ्वी का केंद्र रहा, इसके बारे में आप बात करेंगे। यह है क्या? कोर, जिसके बारे में इन्होंने कहा कि इसकी गहराई है 2900 किलोमीटर से लेकर 6371 किलोमीटर। आप इस मॉडल को वहां बना के प्रस्तुत करेंगे, ये बताना पड़ेगा आपको, ये इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग कहेंगे कि इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना का निर्माण दो प्रक्रियाओं से हुआ है। एक मैग्मा के पृथक्कीकरण की वजह से, यानी मैग्मा डिफरेंशिएशन या मैग्मेटिक डिफरेंशिएशन की वजह से। दूसरा मैग्मा के घनीभूतीकरण से, यानी डेंसिटी स्ट्रेटिफिकेशन की वजह से, या डेंसिटी स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ मैग्मा की वजह से हुआ। मतलब पृथक्कीकरण से क्या आशय है? पृथक्कीकरण से आशय है कि पृथ्वी के जो भारी या पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो भारी पदार्थ है, वह भारी पदार्थ गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से पृथ्वी के आंतरिक भाग में मौजूद हो गए और हल्के पदार्थ पृथ्वी के बाहरी भाग में आ गए। तभी ना कहा जाता है कि पृथ्वी की भूपरपटी हल्के पदार्थों से बनी है, ग्रेनाइट की चट्टानों से बनी हुई है, जबकि पृथ्वी का आंतरिक भाग, कोर भाग जो है, उसमें लोहा और निकिल जैसे भारी तत्व पाए जाते हैं। वो क्या कहलाता है? पृथक्कीकरण। क्यों? पृथ्वी के घूर्णन के कारण ऐसा हुआ। पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न गुरुत्वाकर्षण बल और उसकी वजह से हल्के पदार्थ बाहर और भारी पदार्थ क्या हो गए? अंदर की तरफ उत्प्लवित होने लगे और ऊपरी संस्तर में यह प्रवेश कर गए हल्के पदार्थ, और पृथ्वी के आंतरिक भाग में अलग अलग प्रकार से हमें संस्तर दिखाई देने लगे। फिर आप लोग यह सारी बातें करेंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा। और फिर वहां आप लोग कहेंगे कि साहब 3 भागों में बांटा गया है, तो फिर वहां आप लोग पहली बात करेंगे भूपरपटी पर, क्रस्ट पर आप लोगों की बात होगी, क्रस्ट पर। अब जब भूपरपटी पर आप लोग चर्चा कहेंगे तो आप कहेंगे यह पृथ्वी का सबसे बाहरी परत है। देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहे हैं, परतों का विवरण कीजिए, तो परतों पर बात कर रहे हैं। वहां केवल टिप्पणी कराई थी तो बस उतना ही लिखा था हम लोगों ने। तो यहां हम पहले भूपरपटी में क्या कहेंगे कि पृथ्वी की सबसे बाह्य परत उसकी भूपरपटी कहलाती है, जो कि अन्य दो परत यानी कि मेंटल और कोर की तुलना में अधिक पतली, ठोस, कठोर एवं भंगुर प्रकृति की होती है। भूपरपटी की मोटाई पृथ्वी पर सभी जगह एक समान नहीं है, सभी जगह एक समान नहीं है। महासागरीय भूपरपटी की मोटाई महाद्वीपीय भूपरपटी की तुलना में कम है। महासागरों की भूपरपटी या महासागरों के नीचे महासागरीय भूपरपटी की औसत मोटाई 5 से 8 किलोमीटर है, जबकि महाद्वीपों के नीचे यह मोटाई 35 किलोमीटर तक विस्तृत है। कितने? 35 किलोमीटर तक विस्तृत है। अब यही ही आपको एक और बात करनी पड़ेगी, क्या स्थल भाग के ऊपर भूपरपटी की अधिकतम मोटाई 35 किलोमीटर होगी? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि महाद्वीपों पर या स्थल भाग पर भूपरपटी की सबसे अधिक मोटाई जो है वह आपको मिलेगी कहां? वह मिलेगी पर्वतों के नीचे, पर्वत श्रृंखलाओं के नीचे। आप लोगों ने क्लास 6 में एक एक्सपेरिमेंट किया होगा, एक बीकर में एक जो है बाउल में पानी भरा होगा और उसमें गुटके आप लोगों ने लकड़ी के छोड़े होंगे, और वह गुटके तभी स्थायित्व को प्राप्त करते हैं जब उनकी लंबाई का 1/9 भाग नीचे और केवल 1 भाग ऊपर होता है। इसका मतलब यह पृथ्वी पर मौजूद पर्वत कैसे संतुलन की अवस्था में? तभी संतुलन की अवस्था में जितना भाग ये ऊपर है उसका 9 गुना भाग ये आंतरिक भाग में होगा, यानी कि पर्वतीय क्षेत्रों में महाद्वीपीय भूपरपटी की मोटाई सबसे अधिक होगी। तो अब उसमें भी सबसे अधिक कहां होगी? तो जहां सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला होगी। कहां? तो हिमालय। हिमालय में भी कहां? माउंट एवरेस्ट के नीचे, जो सबसे ऊंचा पर्वत पृथ्वी का, उसके नीचे सबसे अधिक भूपरपटी की क्या होगी? मोटाई हम लोगों को दिखाई देगी। फिर हम कहेंगे कि महाद्वीपीय भूपरपटी का निर्माण प्राचीन और आर्कियन कालखंड का है, जबकि महासागरीय भूपरपटी का निर्माण जुरैसिक कालखंड के बाद हुआ है। भूपरपटी को फिर 2 भागों में आप लोग यहाँ बांट दोगे, फिर एक तरफ कहोगे महाद्वीपीय भूपरपटी और एक तरफ कहोगे महासागरीय भूपरपटी। ऐसे ही नहीं कुछ भी लिख देना है कि कुछ भी उठाकर आप लोगों ने लिखना शुरू कर दिया तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। कई बार होता क्या है कि हमको यही नहीं पता चलता है कि आखिर सिलेक्शन हो क्यों नहीं रहा है। हम प्री भी क्वालिफाई कर रहे हैं, मेंस की आंसर राइटिंग पर भी हम लोग जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ऐसी क्या कारण है कि जिसकी वजह से हमारा सिलेक्शन रुक रहा है?
तो कई बार होता क्या है कि प्रश्न पूछता कुछ और है और उत्तर में आपके द्वारा लिखा कुछ और जाता है। अब यहाँ आप लोग महाद्वीपीय भूपर्पटी के बारे में लिखेंगे। आप कहेंगे कि इस भाग का निर्माण ऐसी चट्टानों से मिलकर हुआ है जिसका अधिकांश भाग ग्रेनाइट अर्थात सिलिका व एल्युमिनियम के एंडेसाइट से हुआ है, इसलिए इसे सियाल कहा जाता है। महाद्वीपों का अधिकांश भाग सियाल का बना है जिसका घनत्व 2.67 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। अब इसका घनत्व कितना है, देखिए मैंने कहा 2.67 ग्राम पर सेंटीमीटर घनत्व है। ठीक है। अब महासागरीय भूपर्पटी के संदर्भ में क्या लिखेंगे आप कि यह भूपर्पटी की निचली भाग है जो कि भारी चट्टानों से निर्मित है अर्थात बेसाल्ट से निर्मित है। इस भाग को सीमा, क्योंकि इसमें सियाल यानी सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता होती है इसलिए इसे सीमा कहा जाता है, जिसकी मोटाई 5 से 8 किलोमीटर है और इसका जो घनत्व है वो कितना है, वह महाद्वीपीय भूपर्पटी की घनत्व की तुलना में अधिक है, 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। क्या है, 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया हो। फिर जब आप ये लिखेंगे तो आपको एक ये चित्र बनाना होगा, ये फिगर बनाना होगा, आपको यह चित्र बनाना ही पड़ेगा एक एक चीज समझाने के संदर्भ में। और जब इसको लिखेंगे तो आप लोगों ने एक शब्द पढ़ा होगा असंबद्धता का क्षेत्र। इसका असंबद्धता का क्षेत्र, डिसकंटिन्यूटी। जैसे आप यहां देख रहे हैं क्या, महाद्वीपीय भूपर्पटी और महासागरीय भूपर्पटी के मध्य एक क्या पाया जाता है, एक असंबद्धता का क्षेत्र पाया जाता है जिसे कहा जाता है कोनार्ड की असंबद्धता का क्षेत्र, अपर लोअर क्रस्ट। क्लियर है। अब असंबद्धता के क्षेत्र को भी आपको वहां लिखना होगा, फिर आपको बताते चले जाना होगा मोहरोविकिक क्या है, रेपिटी की असंबद्धता यानी डिसकंटिन्यूटी एरिया क्या है, गटनबर्ग का क्या है, लेहमन का क्या है, ये फिगर आपको बताना हो। और ये जब फिगर बनाएंगे इसी के साथ साथ आप लोग मेंटल के बारे में भी बताएंगे, इसी के साथ साथ फिर आप कोर के बारे में भी बताएंगे। तब जब आप मेंटल पर चर्चा करेंगे तो मेंटल के संदर्भ में आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि कोर के ऊपर और क्रस्ट के यानी भूपर्पटी के नीचे एक मोटी मध्यवर्ती परत पाई जाती है जिसे प्रवर यानी कि मेंटल कहा जाता है, जिसकी मोटाई 35 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक होती है, 35 से 2900 किलोमीटर। और इसका आयतन पृथ्वी के कुल आयतन का लगभग 83% होता है। मेंटल को दो भागों में बांटा जाता है, ऊपरी मेंटल और लोअर मेंटल। तो देख लो यहां पर ये है ऊपरी अपर मेंटल और ये है लोअर मेंटल, आपको दिखाई दे रहा है। क्लियर है यहां तक। फिर आप लोग यहां कहोगे ऊपरी मेंटल के बारे में बताओगे कि इस ऊपरी मेंटल की गहराई 35 से 700 किलोमीटर के मध्य होती है। इसका 100 किलोमीटर तक का भाग ठोस होता है जो कि भूपर्पटी के साथ जुड़ा हुआ भाग है, इसी से ही स्थल मंडल का निर्माण हुआ है। क्लियर है यहां तक। फिर लिखोगे निचली भूपर्पटी और मेंटल के मध्य घनत्व में अंतर पाया जाता है जिस वजह से यहां पर भूकंपीय तरंगों की गति और दिशा में परिवर्तन हो जाता है, अर्थात यहां असंबद्धता का क्षेत्र है जिसे मोहरोविकिक असंबद्धता का क्षेत्र कहा जाता है। फिर निचली भूपर्पटी और ऊपरी मेंटल के मध्य मोह असंबद्धता के क्षेत्र के बारे में बताकर फिर कहोगे ऊपरी मेंटल में भी 100 से 400 किलोमीटर तक की जो गहराई वाला भाग है इसको स्टेनोस्फीयर या दुर्बलता मंडल कहा जाता है। यहाँ स्टेनो शब्द का आशय दुर्बलता से है। यह वह क्षेत्र जहां पृथ्वी के आंतरिक भाग में जहां चट्टानें पिघली हुई दशा में प्राप्त होती है, क्योंकि यहाँ गहराई के साथ बढ़ने पर ताप एवं दाब में अधिक, ताप एवं दाब दोनों में क्या होता है, वृद्धि होती है और यहाँ भूकंपीय तरंगों का वेग कम हो जाता है। इस भाग का घनत्व 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ऐसे ही तापमान 1100 से 1900 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। फिर ऐसे ही लोअर मेंटल को बताओगे, फिर ऐसे ही कोर के बारे में बताओगे, कोर के बारे में बताओगे। फिर कोर को भी कहोगे कि ऊपरी कोर और आंतरिक कोर, इसमें भी आप लोग कहोगे 2900 किलोमीटर से 5150 किलोमीटर तक की गहराई वाला जो भाग है इसको क्या कहा जाता है, आउटर कोर के नाम से जाना जाता है। क्या, आउटर कोर के नाम से, जहां पर घनत्व बढ़कर कितना हो जाता है, जहां घनत्व बढ़कर लगभग में 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। फिर इनर भाग के बारे में ही ऐसे ही बताओगे कि आंतरिक भाग में भारी तत्व हैं, यहाँ घनत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है, लगभग 13 से 15 ग्राम पर सेंटीमीटर तक क्यूब हो जाता है। तापमान 6 डिग्री सेंटीग्रेड से 700 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है।
इस तरीके से पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्गीकरण या परतों के बारे में बताओगे, ना कि इस क्वेश्चन को देखकर आप सीधे शुरू कर दो अर्थ, क्रस्ट, मेंटल, कोर। जी नहीं, प्रश्न की वह डिमांड थी ही नहीं। और जब प्रश्न की यह डिमांड नहीं थी, आप अगर लिखेंगे तो हो सकता है थोड़ा बहुत नंबर आपको दे दे, लेकिन वह नंबर तो नहीं देगा जिस नंबर में वह आप लोगों से इसको पूछा हुआ है। आई होप यहां तक की बात क्लियर हो गई होगी। अब एक और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, एक क्वेश्चन आप लोगों से कुछ इस तरीके से पूछा जा सकता है। देखिए, क्वेश्चन कहेगा भूकंपीय साक्ष्यों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन कीजिए। यानी कि भूकंप छाया प्रदेश, या इसी में भी कह सकता है भूकंपीय छाया प्रदेश पृथ्वी के अंतरतम का पता लगाने में कैसे उपयोगी है, यह भी क्वेश्चन हो सकता है। ऐसे करके भी पूछ सकता है पृथ्वी का भूकंपीय छाया क्षेत्र अंतरतम का पता लगाने में किस प्रकार सहायक है, बताइए। अंतरतम का पता लगाने में किस प्रकार सहायक है। बताइए, ऐसे करके पूछ ले, ऐसे करके भी पूछ सकता है आपसे प्रश्न। तब आपको ध्यान में रखना होगा कि अब इस भाग का हम आंसर राइटिंग कैसे करें। तब आप बड़े ही साधारण शब्दों में इंट्रो के माध्यम से लिखोगे, यदि पृथ्वी संपूर्ण रूप से एक जैसी या समजातीय होती, या एक जैसी चट्टानों या एक जैसे पदार्थों से मिलकर बनी होती, तो भूकंपीय तरंगे जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पत्ति होती है, जिनकी वह सीधी रेखा में चलती और एक समान गति से गमन करते हुए भूपर्पटी पर पहुंचती। लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं, क्योंकि पृथ्वी के अंतरतम की ओर जाने पर इन भूकंपीय तरंगों का परावर्तन एवं अपवर्तन, यानी पी तथा एस तरंगों का परावर्तन एवं अपवर्तन होता है। इनकी गति एवं दिशा में क्या होता है, अंतर होता चला जाता है, जिस वजह से इन भूकंपीय तरंगों के वेग में परिवर्तन आता है, जिसका कारण है पृथ्वी के आंतरिक भाग में जैसे जैसे जाते हैं घनत्व में अंतर आने लगता है, और आंतरिक भागों की चट्टानों के घनत्व में अंतर के कारण पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न हुई यह पी तथा एस भूकंपीय तरंगे, एल नहीं, पी तथा एस भूकंपीय तरंगे जब भू चारों तरफ अपने उद्गम क्षेत्र से चलती हैं, तो यह क्या होती हैं, भूपर्पटी की ओर चलती हैं। फिर ये वाला फिगर आपको दिखाई देगा, एक तरफ पी और एक तरफ एस। और जब यह चलती हैं तो इनकी गति एवं दिशा में परिवर्तन होने लगता है। पी तथा एस तरंगों के द्वारा सीधी रेखा में भूपर्पटी पर नहीं पहुंचा जाता, बल्कि यह वक्राकार मार्ग का अनुसरण करते हुए भूपर्पटी पर पहुंचती हैं अपने उद्गम क्षेत्र से। ऐसा इसलिए क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग के संगठन अलग अलग हैं, अर्थात इससे हमें यह पता चलता है कि भूकंपीय तरंगों की गति एवं दिशा में परिवर्तन ही पृथ्वी के आंतरिक भाग के संगठन पर प्रकाश डालता है। अब आप लोगों को पता है, आप लोगों ने अब देखो भूकंपीय तरंगों के बारे में कैसे करके पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में बात करेंगे, क्योंकि पी भूकंपीय तरंगे ठोस तथा तरल दोनों मार्गों में गमन करती हैं, जबकि एस तरंगे केवल ठोस मार्ग में ही गमन करती हैं, तरल भाग में वह संचरित नहीं होती हैं। यही ही कारण है कि मान लीजिए यहां पर अगर कहीं भूकंप आंतरिक चट्टानों के संचलन के कारण उत्पन्न हुआ या दाब के अंतर के कारण उत्पन्न हुआ, तो एस तरंगे, क्योंकि यह भाग ठोस है, तो उद्गम केंद्र से लगभग 103 डिग्री का कोण बनाते तक, अधिकतम 103 डिग्री का कोण बनाते तक भूपर्पटी पर
या 105 डिग्री भी कहा जाता है, में कोई परेशान मत होइएगा। भूपर्पटी पर पहुंचती हैं क्योंकि यह भाग क्या है, ठोस। यह मेंटल और कोर में प्रवेश नहीं करती क्योंकि यह तरल भाग है। जबकि कितने डिग्री, 105 डिग्री, कितने डिग्री, 105। अब जबकि अगर हम लोग बात करें पी तरंगों की, तो यह अपने उद्गम क्षेत्र से सभी दिशाओं में चलते हुए ऊपरपट्टी पर तो पहुंचती ही हैं, लेकिन यह चूंकि ठोस एवं तरल दोनों मार्गों में गमन कर सकती हैं, तब यह मेंटल में भी प्रवेश करती हैं और कोर में भी, केंद्रीय भाग में प्रवेश करने के बाद यह फिर फैल जाती हैं और यह अधिकतम 145 डिग्री का कोण बनाते हुए निकलती हैं। तो ये पी तरंगे हैं, ये एस तरंगे हैं, यानी कि 105 से लेकर 145 डिग्री का यह जो भाग दिखाई दे रहा है भूपर्पटी का, ये वाला भाग, यहां भी ये भाग, यह वह क्षेत्र होता है जहां पर भूकंपीय तरंगे नहीं पहुंचती हैं। इसे ही भूकंपीय छाया क्षेत्र कहा जाता है। अर्थात ये तरंगे बताती हैं कि पृथ्वी का आंतरिक भाग किस प्रकार का है। इन्होंने ही तो बताया कि कहाँ ठोस है कहाँ तरल है, बस इन्हीं चीजों को आपको वहां बताना होगा और एक एक चीज को आपको वहां लिख के समझाना होगा। लेकिन प्रश्न के अकॉर्डिंग अब एक शॉर्ट नोट्स में क्वेश्चन पूछ सकता है, आपसे कह सकता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में असंबद्धता के क्षेत्र से क्या आशय है और आंतरिक भाग में कौन कौन से असंबद्धता क्षेत्र या पेटी पाई जाती है। एक क्वेश्चन 125 शब्दों में आपसे पूछ, इसका भी उत्तर तैयार रखिएगा। डिसकंटिन्यूटी एरिया या डिसकंटिन्यूटी जोन क्या होता है, अब पृथ्वी के आंतरिक भाग में कौन कौन से डिसकंटिन्यूटी जोन कहां कहां पाए जाते हैं। एक ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दे दिया, अब इसका उत्तर मुझे लिख के दिखाइएगा। बहुत सारे लोग अभी ये वेट कर रहे हैं कि अभी तो प्री का ही रिजल्ट नहीं आया, जब प्री का रिजल्ट आएगा तब हम लोग आगे पढ़ेंगे, तब हम लोग मेंस की तैयारी में लगेंगे। ये बात मैंने पहले भी बताई थी कि ऐसे ही लोग मेंस की परीक्षा को पास करने से चूक जाते हैं। खाली यही ही नहीं, वो लोग भी जो इस बार परीक्षा दें या ना दें, आगे कभी परीक्षा देंगे 2025-26 की देंगे, क्यों नहीं वो अभी से ही तैयारी करते हैं। क्या एंड टाइम पे जब प्री पास होगा तब हम मेंस की तैयारी करेंगे। इसी प्रकार के गतिविधियां ही आप लोगों को आपके सिलेक्शन से दूर करती हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक से संभावित पूछे जाने वाले प्रश्नों, तब तक अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।